हेलो नमस्कार, मैं बिट्टू भैया, आप लोगों का दुलरुआ प्यारा बिट्टू भैया आ गया हूँ अपने एफएम चैनल पर लेकर एक मस्ती भरी कहानी। और ये कहानी मुझे लिखकर भेजा है विक्रमगंज रोहतास से अंश कुमार वर्मा। और अंश जी इस कहानी को क्या खूबसूरती के साथ लिखा है। जब मैंने पहली बार पढ़ा दोस्तों तो कसम से मैं पूरी रात हंसते रह गया। और मैंने आज सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत सी कहानी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। और आइए मैं बिल्कुल शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। मुझसे रुका नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कहते कहते बीच में इतना हंसने ना लग जाऊं कि मेरी कहानी कहीं रुक ना जाए। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मैं कहानी को शुरू करता हूं दोस्तों। ये कहानी मुझे लगता है कि अंश वर्मा जी ने खुद के ऊपर लिखा है। शायद वो कभी सफ़र कर रहे होंगे और उसी सफ़र के बीच में इस कहानी को उन्होंने छापा है। और उन्होंने अपनी ही एक कहानी को ऐसा लग रहा है जैसे प्रस्तुत कर दिया है। और क्या खूब लिखा है उन्होंने। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। तब तक आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग जानते ही हैं करना कैसे करना है और कितना आसानी से हो जाता है। उसके लिए तो कुछ पैसे देने भी नहीं पड़ते हैं, आसानी से होते हैं, नो चांस नो पे। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। ये कहानी है वही अंश वर्मा जी की। लिखते हैं कि एक बार वो ट्रेन से आ रहे थे, धनबाद वो गए हुए थे घूमने के लिए। धनबाद से उनका सफ़र शुरू होता है। पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन है। ट्रेन में वो बैठ जाते हैं भाई। ट्रेन में लोग भी थे, अगल बगल में गप्पा सप्पे लोग लड़ा रहे थे। कोई राजनीति की बातें कर रहा था तो कोई मंदिरों की बातें कर रहा था। अलग अलग तरह की बातें चल रही थी। और मैं इस कहानी में मैं खुद को ही अंश बना लेता हूँ, क्योंकि इस कहानी को सुनने में तभी मज़ा आएगा जब मैं खुद को अपने आप को उस कैरेक्टर में लेकर जाऊँगा। तो मान लीजिए कि मैं ही ट्रेन में था, ट्रेन में चल रहा हूँ, सफ़र हो रही है, अगल बगल में लोग गप्पे लड़ा रहे हैं। ट्रेन में भीड़ भी नहीं है, बस उतने ही लोग हैं जितना सीट है। बड़े आराम से चाव से लोग बैठे हुए हैं। मैं भी 53 नंबर की सीट पर DL नंबर बोगी था, जो कि इंजन से ठीक पहले होता है। मज़ेदार सफ़र है। पूर्वा एक्सप्रेस भी शानदार स्पीड में चल रही है। लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं। और वहीं पर एक बगल में एक बड़े ही तेज़ तरार रेस्टोरेंट बैठे हुए थे। वो अलग अलग बातें कर रहे थे कि हमें पानी पीना क्यों ज़रूरी है, मंदिरों की क्या इम्पोर्टेंस है, राजनीति क्या है, बिहार में रोड क्यों नहीं बन रहे हैं, मुंबई में रोड अच्छे क्यों हैं, मुंबई के रोड में चेहरा दिखता है, बिहार के रोड में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ गड्ढा दिखता है। यही सब बातें हो ही रही थी। मज़ा आ रहा था, मस्ती आ रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी दोस्तों कि ट्रेन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं था। एकदम मज़ेदार सुहाना सफ़र, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मज़ा आ रहा था। लेकिन 4 घंटे की सफ़र थी। 12 बजे से ट्रेन खुला था, 4 बजे सासाराम हमें उतर जाना था। लेकिन हमें क्या पता था कि आगे जाकर जो कहानी होगी वो शायद ही कभी हुई होगी। जैसे ही हमारी ट्रेन गया स्टेशन पर पहुंचती है, फिर देखिए लोगों का जन सैलाब कहते हैं ना, इतना भीड़ उमड़ आता है कि बोगी में लोगों का हुजूम भर जाता है भाई। इतना हो जाता है कि एक व्यक्ति प्लान किए थे पहले से कि थोड़े देर में अगले स्टेशन पर मैं टॉयलेट जाऊंगा, लेकिन इतना भीड़ हो जाता है कि भाई साहब प्रयास करने के बाद भी बाथरूम तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पहुंच भी जाते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम के अंदर भी 2 लोग बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ हो गई है कि चल पाना और कुछ भी कह पाना भाई मुश्किल था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे कंधे पर भी 2 लोग बैठ गए हैं, इतनी भीड़ थी। और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी भीड़ और बढ़े जा रहा था। और मैं भी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहा था और हम दोनों एक ही उम्र के थे। इस वजह से हमारी दोस्ती हो गई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें भी सासाराम ही उतरना था और मुझे भी सासाराम उतरना था। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि भाई डिहरी स्टेशन आएगा ना, तो डिहरी स्टेशन से हम लोग अपना अपना बैग उठा के पहले ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट सासाराम में रुकेगी ट्रेन। अगर हम लोग उस समय जाएंगे जब सासाराम ट्रेन लगेगी और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा भाई, उतना बड़ा भीड़ में तो 2 मिनट में हम लोग पार नहीं पाने वाले हैं। इसीलिए जब ट्रेन डिहरी पहुंची तो मैं और वो मेरे हम बोले दोस्त जो बात करते करते बन गए थे, धीरे धीरे करके उस भाई भीड़ में बढ़ रहे थे। एक लेडीज ने तो हम लोगों को गाली भी दे दिया, नतिया भतीजवा बोला, लेकिन हम लोगों ने परवाह नहीं किया, ये सब चलता है भाई। इसीलिए हम लोग आगे बढ़े धीरे धीरे। मज़ा भी आ रहा था कि चलिए भाई 2-3 भजन भी सुन रहे हैं। दोपहर का लगभग 3:45 हो गया था, 4 बजे ट्रेन रुकने वाली थी। अब
डिहरी स्टेशन ट्रेन पार कर गई थी और हम लोग भी लगभग आधा रास्ता ट्रेन में वो भीड़ वाला में खच खच करके पार हो गए थे। खचाखच हो रहा था, बीच में कोई भाई चावल का बोरी भी रख दिया था। मैं बैग लिए लिए चावल के बोरी के उस पार गिर गया। 3 लोग बैठे हुए थे और तीनों लोगों का मुंडी को मैंने कुचल दिया। फिर मैं उठा और बड़ा आसानी के साथ, भैया माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, चावल की बोरी की गलती है। आप लोग चाहें तो दूसरा, और हमें भैया लड़ाई झगड़ा नहीं करना है गलती से। लेकिन लोग भी बड़े मस्त चॉकलेटी थे। उन लोगों ने भी कहा भाई कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं आप जानबूझ के नहीं गिरे, चावल की बोरी की वजह से गिरे हैं, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, आपको आगे उतरना है ना। फिर हम लोग भाई जैसे तैसे करके बोगी तक तो पहुंच गए, लास्ट जो गेट होता है। अब आया सासाराम स्टेशन। अब ट्रेन धीरे धीरे छुप छुप कर रही है। अब बिल्कुल स्टेशन आने को है। अब मैंने अपना बैग बिल्कुल पीठ पर बांध लिया था, जैसे एक फौजी कमर कस के तैयार हो जाता है लड़ाई के लिए। मैं भी एक लड़ाई में ही था, क्योंकि उस भीड़ को चीरते हुए मैं आया था। अरे भाई अब क्या मैं बोलूँ, पूरा तस्वीर पलट गई सासाराम स्टेशन पे। जैसे ही मैं उतरना चाहा उल्टे साइड से, सीधे साइड से तो उतर नहीं सकता था, क्योंकि उधर इतना भीड़ था कि एक साइड से दूसरे साइड जाना संभव नहीं था। जैसे ही मैं अगला कदम नीचे रखने ही वाला था, तब तक 5 लड़कों का एक झुंड आ गया उल्टा साइड से ट्रेन में चढ़ने के लिए। अब भाई हम सोच रहे हैं उतरे या वो सोच रहा है चढ़ें। ऐसे में वो लोग ज़बरदस्ती 2-3 लोग तो चढ़ गया, लेकिन अब हम लोग कन्फ्यूजन में है भाई, क्योंकि हम ही आगे हैं। तो पीछे वाला लोग जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अरे भाई मजाक क्या कर रहा है, तू जल्दी उतर ना भाई। तो मैंने भी बोला कि अरे भाई कैसे उतरूँ, उधर से दूसरे लोग चढ़ रहे हैं। तो फिर पीछे से आवाज आया, अरे भाई एक लात मार और उतर, अब मुश्किल से ट्रेन खुलने वाली है। और मैंने भी आओ ना देखा ताओ, बड़ी दिनों के बाद मैं सासाराम पहुंचा था, इसीलिए एक लात दे दिया। और जो व्यक्ति के मुंह पे वो लात लगा, बेचारा बड़ी दूर जाके ट्रैक से दूर होकर पटरियों के बीच में जाकर गिर गया। अब बेचारा का ट्रेन भी छूट गया। हम लोग तो उतर गए और बाकी जो मेरे साथ लोग थे वो लोग उतर के भाई 9-2-11 हो गए। अब हम गए फंस। अब वो व्यक्ति हमको देने लगा चकाचक गाली खूब दिया हमको। हम भाई समझा भी रहे हैं कि भाई हमको गाली मत दो भाई, हमने आखिर गलती किया ही क्या है। तो बोल रहा अरे भाई तुम हमको लात क्यों मारा। तो हम बोले भाई लात नहीं मारते तो हम अगला स्टेशन चल जाते, हमको कल सुबह दूसरे जगह जाना है, हमको सासाराम ताज उतरना ही था। तो फिर वो व्यक्ति हमसे बोला कि भाई अब मेरा ट्रेन छूट गया है, हम तुमको जम के गाली देंगे। तो हम बोले भाई ट्रेन छूटा नहीं है, अभी धीरे धीरे चल रहा है, तू जाके चाहता है तो दौड़ के पकड़ ले। वो बोल रहा है भाई तेरे चोट ने इतना मेरे कमर में सूजन कर दिए हैं और पैर में चोट लग गई है कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। और वो मुझे गाली दिए जा रहा है। हम बोले भाई कब तक गाली देगा। तो बोल रहा है ज़िंदगी भर गाली दूंगा भाई, तेरे चलते मेरा ट्रेन छूट गया। फिर मैंने भी ना देखा आओ ना देखा ताओ, कॉलर उठाया पीछे से और मारा उसके पिछवाड़े में एक लात। कमर पे ऐसा लात दिया कि वो व्यक्ति सीधे जाके ट्रेन के पीछे में जो एक्स लिखा हुआ रहता है ना, उसमें जाकर चिपक गया। और उसका बैग भी उसके पीठ पे था। तो मस्त सीन, इतना मजेदार लग रहा था देखने में। वो व्यक्ति सटा हुआ था और जा रहा था। मुझे लगा वो गुस्से में फिर मुझे गाली देगा, लेकिन वो इतना मुस्कुराते हुए मेरे तरफ पलट के देखा और बोला थैंक्स ब्रो, तुमने मेरा काम ही आसान कर दिया यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतना मजेदार मेरा सफर हो जाएगा। थैंक्स ब्रो, बट तेरा नाम क्या है भाई, मैं तो जान ही नहीं रहा। मैंने मुस्कुराते हुए बोला भाई मेरा नाम बिट्टू है, तेरा नाम क्या है। उसने बोला भाई मेरा भी नाम चिंटू है। कहानी को उतना सीरियसली नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे रोमांच बनाने के लिए जो अंश वर्मा की कहानी है वहाँ पर मैं खुद को डाल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन सासाराम से ओझल हो गई ट्रेन। अब वो चिंटू आगे बढ़ गया था, मस्ती के साथ वो जा रहा होगा। अब जैसे तैसे करके हो सकता है अगले स्टॉपेज में वो मैनेज किया होगा। और फिर क्या था भाई, इधर से एक रेलवे कर्मचारी लंबे लंबे मूंछों वाले मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। मैं भी भाई घबरा गया कि मैंने लग रहा है कोई बड़ा कांड कर दिया क्या, इन्होंने देख लिया है शायद, अब ये मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट जरूर देंगे। अब वो मेरे पास आए, बोले क्या है। मैंने बोला क्या हुआ सर, लेकिन उन्होंने मेरे तरफ मुस्कुराते हुए बोला भाई तुमने तो कमाल कर दिया। अरे भाई मैंने भी सोचा अरे यार ये भाई रेलवे कर्मचारी मुझे डांटने की बजाय मेरी तरफ मुस्कुरा के क्यों देख रहा है। फिर मैंने बोला भाई साहब देखिए कर्मचारी जी मेरी कोई गलती नहीं। बोला अरे भाई मैंने देखा है तेरी कोई गलती नहीं है, तू टेंशन ना ले भाई, मैं तेरे को अंदर ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये पूछने आया हूँ कि तेरे को इतना अच्छा आइडिया आया कैसे भाई, इतना सटीक तूने उसे फेंका है, इतना सटीक तुमने उसे फेंका है भाई कि पीछे से फेंका है कि अगर ट्रेन आगे बढ़ गई और वो व्यक्ति ट्रेन में नहीं जाके सटता है फिर भी उसको चोट नहीं लगेगा, वो नॉर्मल गिर जाएगा, ट्रेन से कटेगा नहीं। ये तुम्हारे अंदर जो आइडिया आई मैं बहुत ही खुश हूँ भाई।
अगर मैं राष्ट्रपति होता तो तुझे इनाम की बौछार लगा देता। फिलहाल मेरे पॉकेट में 50 के नोट है, वो मैं तुझे कल दूंगा, आज तो नहीं दे सकता हूँ। फिर उसने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, भाई एक सवाल है मेरे मन में, ऐसा लगता है तू अपने बैग में फेविकोल लेके चलता है क्या? मैंने बोला नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता, मैं अपने बैग में सिर्फ पानी, कपड़े और खाने के कुछ सामान लेके चलता हूँ। बोला नहीं भाई, तू तो कुछ तो लेके चलता होगा सटाने वाला, तभी वो व्यक्ति सीधे सट गया, तो तू उसके पेट पे मसाज किया होगा फेविकोल का, तभी जाके वो सटा है। अरे भाई नहीं सर जी, मैंने कोई मसाज नहीं किया, मैंने इतना जोरदार झटका दिया है, इतना अच्छा प्रेशर से दिया है कि वो जाके सट गया। आपने प्रेशर का नियम तो समझा ही होगा, प्रेशर से कोई भी चीज़ सट जाता है। बस प्रेशर का कमाल था कि चिंटू सासाराम से पहुंच गया बनारस, पहुंच ही जाएगा। फिर रेलवे कर्मचारी मेरे से थोड़ा बकझक करने लगे, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई मुझे भूख लगी है, मैं परेशान हो रहा हूँ, मन ही मन में बुदबुदा रहा था, और ये भाई रेलवे कर्मचारी मुझे और फंसा रहा। एक मलामत गया, ये दूसरा मलामत चला आया, यार अब क्या करूँ। और फिर क्या था भाई, रेलवे कर्मचारी मेरे से बड़बड़ा रहा है, बोल रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता यार, तू फेविकोल लगाया होगा, इसे रट डर रहा है। अब बगल से जा रही थी बक्सर एक्सप्रेस, मैंने आओ ना देखा था, हो रेलवे कर्मचारी के पीछे ऐसा लात दिया कि रेलवे कर्मचारी भी ट्रेन के बोगी में जाके सट गए। मैंने बोला देख लिए ना सर कैसे सट गए बिना फेविकोल के, ऐसे ही चिंटू भी सटा था, आपको यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर रेलवे कर्मचारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भाई मुझे निकाल यार, मेरी ड्यूटी है सासाराम स्टेशन पे, तू मुझे बक्सर भेज देगा यार, मेरे यहाँ ड्यूटी कौन करेगा। फिर मैंने भी देखा भाई एक बार जो सट जाता है वो तो छूटता नहीं है बिना अगला स्टेशन के, अब क्या करूं। मैंने मुस्कुराते हुए बोला सर कोई बात नहीं, अगर आप सट भी गए हैं तो बक्सर जाइएगा, 4 घंटा लगेगा, इससे आपका ओवर टाइम का अलग से ना पैसा आएगा। अब देखिए इस कर्मचारी के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई, उसने बोला अरे भाई वेल्डन, तुमने तो कमाल ही कर दिया रे भाई, तेरा नाम क्या है? मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा बिट्टू बॉस। उसने कहा बॉस तूने कमाल कर दिया है, तेरे वजह से मुझे 4 घंटे ज़्यादा के पेमेंट मिलेंगे, मैं जैसे ही सासाराम लौटता हूँ तुझे मैं एक चकाचक सासाराम में पार्टी दूंगा, और उस पार्टी में खूब मस्ती होगी, अंश भी होंगे और हम सब मिल के ऐश करेंगे। हालांकि ये कहानी अंश वर्मा की थी, तो मैं अपना नाम लेकर सुना रहा था। ये कहानी का कहने का मतलब यही था कि वो व्यक्ति अंश वर्मा के साथ खूबसूरती के साथ पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। अब आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंश वर्मा को स्पेशली मैं मेल करके जरूर पूछूंगा कि आगे क्या हुआ, पार्टी मिली या नहीं मिली। तो दोस्तों ये कहानी खत्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खूब मजा मस्ती तो आया ही होगा, और मुझे पक्का यकीन है कि दोस्तों इतना सुनने के बाद तो आप लाइक, सब्सक्राइब और जितना सारा कमेंट होगा वो आपने ठोक ही दिया होगा। इसी तरह हम आप लोगों के लिए रोमांचक कहानियां लेकर आते रहेंगे, बिट्टू की डायरी, बिट्टू की स्टोरी, और इस तरह से ही आप लोगों के लिए मैं अलग अलग कहानियां लेकर आता रहूंगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।